हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग क्लास 10th का मैथ कर रहे थे और उसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का दोनों पार्ट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा कर के देख लेना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देंगे ना, क्योंकि वो आप अपने से बना लेना ना। उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि से बनाना है ना। तो बस आपको x और y का मान निकालना है और दोनों विधि से बना लेना है ना, जो कि हमने बता दिया ना। अगर आपसे ना बने तो आप कमेंट करना, मैं उसको बना दूंगा ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ना, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए ना, यदि उसका अस्तित्व है तो ना। किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए ना, मतलब कोई भी बीजगणितीय विधि हमको लगाना है और उसका मान निकालना है ना। तो 4 का 1, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। आप अच्छे से पढ़ना पहले, क्योंकि ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन ना, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ लोगे तो बनाने में कुछ नहीं ना, आराम से इजीली बन जाता है ना। तो इसमें मेन होता है कि आप क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे ना, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया ना। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है ना, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो उसको 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं ना। 20 दिन के लिए 1000 रुपये देता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं ना। नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए ना। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कर रखी है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन का मूल्य ज्ञात करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नियत व्यय मान लेंगे और प्रतिदिन का जो व्यय है वो भी मान लेंगे ना। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हमको सबसे पहले लिखना है कि माना कि छात्रावास का जो नियत व्यय है वो 100 रुपये है ना। तो आप लिख लेना, माना कि नियत व्यय 100 रुपये क्या है, प्रतिदिन है ना, 100 रुपये पर डे है ना। नियत व्यय तो डे से कोई मतलब नहीं ना, ये नियत व्यय है, ये 100 रुपीज़ है ना। और प्रतिदिन का व्यय ना, यही ना है, नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय है ना। और यहाँ से प्रतिदिन के हिसाब से लिख लेना, प्रतिदिन व्यय, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग y रुपये मान लेंगे पर डे ना, y रुपये पर डे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से इसको आप सीधा बात करें ना, तो जैसे हम लोग मान लीजिए किसी हॉस्टल में जाते हैं ना, उस हॉस्टल में एडमिशन के लिए जाते हैं ना, रहने के लिए। तो हॉस्टल वाले क्या बोलते हैं कि हमसे कुछ रुपए एडवांस लेते हैं ना, तो आप उसको नियत व्यय मान कर चलो ना। जैसे मैं कोई रूम लूँगा रेंट पे, तो बोलेंगे कि भाई आप मुझे सिक्योरिटी मनी के लिए 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो ना। तो उनका नियत व्यय होता है ना। और वो 10,000 रुपये देने के बावजूद भी पर मंथ हमको क्या करना पड़ता है, उसको रूम का किराया देना पड़ता है ना पर मंथ। तो वो पर मंथ जो हो जाएगा प्रतिदिन वाला वाई मान लेते हैं ना। तो देखिए, किसी आप छात्रावास में जाइएगा तो वो आपसे पहले 100 रुपये एडवांस में लेगा ना, मतलब वो उसका फिक्स है कि आप इतना पहले जमा करो, उसके बाद रहो ना। और फिर रहने लगोगे तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से y रुपये लगेगा पर डे ना। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए हम आगे कैसे करते हैं इसको। तो आगे क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति ए है ना, जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है ना। तो व्यक्ति ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है ना, और कितना देता है, 1000 रुपये जमा करता है ना। 20 दिन भोजन करने के लिए 1000 रुपये जमा करता है ना। तो देखो ये 20 दिन का तो उसको अलग से लगेगा ही ना, मगर उसको ये 20 दिन जैसे वो आया होगा ना हॉस्टल में, जैसे दाखिला उसका हुआ होगा, उसने 100 रुपये पहले से ही अदा कर दिया होगा ना। तो 100 रुपये तो ऑलरेडी दे देगा ना, या भोजन करे या ना करे ना, तो 100 रुपये उसको लगेगा ही लगेगा ना। और उसके बाद वो कितना दिन रहा, 20 दिन रहा ना। तो प्रतिदिन के हिसाब से कितना लग रहा है, y रुपये पर डे लग रहा है ना। तो 20 दिन का क्या लगेगा, एक दिन का y रुपये है, तो 20 दिन का 20 y लगेगा ना। ओके, और ये कितना है, एक दिन का पैसा और ये 20 दिन का पैसा, ये दोनों क्या है, टोटल अमाउंट है ना। और टोटल अमाउंट कितना दिया है, 1000 रुपये दिया ना। तो यहाँ से इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1000 रुपये आना चाहिए ना। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे।
ओके, चलिए अब दूसरा सिचुएशन ना, यहाँ पे आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, प्रश्न से। ओके, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्या बोलता है ना। आगे फिर पढ़ते हैं, आगे है जबकि एक व्यक्ति बी को 26 दिन भोजन करता है ना और 1180 रुपये देता है ना। एक दूसरा व्यक्ति है बी ना, वो 26 दिन भोजन करता है ना, बी 26 दिन तक भोजन करता है और देता कितना है, 1180 रुपये देता है छात्रावास को। ओके, अब देखिए ये जो बी है इसको क्या, ये जैसे ही आया होगा हॉस्टल में उसको 100 रुपये तो देना पड़ा होगा ना एडवांस सिक्योरिटी मनी के तौर पे ना, तो 100 रुपये तो इसका लगेगा ही ना। और प्रतिदिन के हिसाब से कितना रुपये लगता है, वाई रुपये लगता है ना। ये कितना दिन रहा है, ये रहा है आपके 26 दिन ना, तो एक दिन का वाई रुपये है तो 26 दिन का 26 वाई रुपये हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ देंगे ना, टोटल कितना रुपये उसने दिया है, तो 1180 ना, 1180 रुपये दे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करें ना। क्वेश्चन में बोला है कि आप चाहे जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज़ करके आप बना सकते हो। ओके, तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास मिल गया ना। अब हम इसको सॉल्व करके x से y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 ना, समीकरण 2 - 1 से। ओके, समीकरण 2 क्या है, ये है ना x + 26y, x + 26y बराबर 1180। ओके, समीकरण 1 x + 20y, x + 20y बराबर कितना है, 1000 है ना, तो 1000। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है ना, और माइनस करते तो साइन क्या होता है, बदल जाता है ना, चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब 26y में से आप 20y घटा लोगे ना। देखो ये चिन्ह बदलने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं होगा ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 20 था पहले से, अब माइनस हो गया ना, तो प्लस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। अब माइनस को हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, तो 26y में से 20y चला गया तो कितना बचा, 6y बचेगा ना, बराबर 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 बचेगा ना, यहाँ से आ जाएगा 180। तो 6y बराबर 180 है ना, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 180, और 6 इधर y के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। 6 में 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 30, यानी कि y का मान कितना आ गया, 30 रुपये। ठीक है, तो ये प्रतिदिन का आपका जो किराया है ना, प्रतिदिन का भोजन का जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, वाई रुपये प्रतिदिन, यानी कि 30 रुपये प्रतिदिन ना, यानी कि डेली आपको 30 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। चलिए अब ये नियत किराया देख लेते हैं क्या है ना। तो नियत किराया हमने x मान कर रखा है ना, और y का मान 30 निकाल लिया है ना। अब समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके आप x का मान निकाल सकते हो ना। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ना, 1 ले लेते हैं ना, आप 2 से भी बना सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x + 20y बराबर 1000। ओके, अब x तो हमको निकालना है 20y, यानी कि y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं ना। तो y की जगह पे 30 बराबर 1000। ठीक है, अब देखिए x बराबर ये 1000 माइनस ये 20 में 30 से गुना कर दें, कितना आएगा, 2 × 3 = 6, यानी कि 600 आएगा। 600 आ गया। x बराबर 1000 में से 600 माइनस करें कितना आएगा, 400, यानी कि जो 400 आपको लगेगा ये क्या है, नियत किराया है ना, 400 रुपये। ओके, तो हमने क्या किया, माना था जो नियत व्यय है वो 100 रुपये है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका नियत वाला, और ये हो जाएगा आपका प्रतिदिन वाला। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पहले इसको नोट कर लेना, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखो ताकि समझ आ जाए। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 ना, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। ओके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं ना, तो आप अपने से बना सकते हो ना। तो पहले अपने से ट्राई करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है ना जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। थोड़ा घुमा फिरा कर दिया है ना, एक भिन्न 1/3 हो जाती है ना जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। फिर वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, हम लोग कर सकते हैं इसको आसानी से।
देखिए सबसे पहले तो एक भिन्न है ना, तो भिन्न मैंने क्या बताया आपको, भिन्न हमेशा p बटा q के रूप में होता है ना, ठीक है, p बटा q के रूप में। और ये p क्या है, इसका अंश है यानी कि नोमिनेटर है, और ये q क्या है, इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर है ना, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको मानना होगा कि अंश क्या है और हर क्या है ना। अब p और q भी मान सकते हो ना, हम लोग शुरू से x और y मानकर चल रहे हैं ना, तो x और y मानेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ना। तो देखिए माना कि भिन्न का अंश जो है वो x है ना, तो आप लिख लीजिए माना कि भिन्न का अंश x है ना, तो लिखो अंश, मैं अंश केवल लिखता हूँ ना, आप लोग लिखना माना कि भिन्न का अंश x है, ओके। तो यहाँ से x हो जाएगा, तथा हर कितना मान लेंगे, तथा हर मान लेंगे y, ओके। तो आप लिखना माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है, ठीक है। तो भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बराबर x बटा y बनेगा ना, ये समीकरण 1 मान लो आप इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है ना क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है ना। तो एक भिन्न है क्या हो जाता है, 3/1 हो जाता है ना, जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है ना। तो भिन्न क्या है, x बटा y है ना, तो x बटा y, इसका अंश क्या है x, तो अंश से x घटा लेने से वह भिन्न हो जाता है 1/3। ये क्वेश्चन में दिया है ना, हम लिखेंगे प्रश्न से ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऐसे। अब इसको तिरछा से गुना करा दीजिए ना, तो 3x - 3 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, बराबर y, यानी कि 3x - y - 3 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ओके। अब देखिए दूसरा, फिर से पढ़ते हैं आगे क्या बोलता है। वह 1/4 हो जाती है ना, वह भिन्न 1/4 हो जाता है, फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई भिन्न है x बटा y ना, क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है ना, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना, उसके हर यानी कि हर क्या है, ये वाला हर है ना, इसमें 8 जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये 1/4 हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x बराबर y प्लस 8 आएगा ना, तो 4x - y - 8 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, ओके। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। अब इसको देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, अब यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं इजीली। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए ना, तो समीकरण 1 - 2 से ना, या 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 - 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 3 हो गया। समीकरण 2 क्या है, 4x - y - 8 बराबर 0। समीकरण 1 क्या है, 3x - y - 3 बराबर 0। अब माइनस करना है ना, तो माइनस के लिए साइन चेंज कर लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ से ये प्लस का माइनस का y और ये प्लस का y कट जाएगा, यहाँ से 4x में से 3x चला गया तो 1x बच जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे -8 + 3 कितना बचेगा, -5 बचेगा ना, बराबर 0, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 5, ये माइनस का 5 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा ना। तो x का मान हमने क्या निकाल लिया, 5, जो कि हमने क्या मान कर रखा था, अंश मान कर रखा था ना। अब समीकरण 1 या 2 को सॉल्व कीजिए ना। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x - y - 3 ना, 3x - y - 3 बराबर 0। तो 3x यानी कि 3 और x का मान हमने क्या निकाल कर रखा है, 5 निकाल कर रखा है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 - y - 3 बराबर 0, यानी कि 15 - y - 3 बराबर 0। अब 15 में से 3 गया कितना बचा, 12 बच गया ना, 15 में से 3 गया 12 ना। तो यहाँ से हो जाएगा -y बराबर 15 में से 3 गया 12, प्लस का रहेगा ना, और बराबर के इधर हम भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो -12 हो जाएगा। तो -y से ये -12 कट जाएगा ना, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया ना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, x बराबर 5 और y बराबर 12, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए हमने भिन्न क्या मान कर रखा था, x बट्टा वाई ना, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा वाई बराबर x क्या है 5 है ना, तो x हो जाएगा 5 और y क्या हो जाएगा 12। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 5 बट्टा 12। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से बताऊंगा, और ना हो तो आप इसको कोशिश करें कि इसको बार बार देखिए ना, क्योंकि आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। ओके, तो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं कभी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, थैंक यू।